दोस्तों, सोचो, अगर आप सुबह अपनी मां के हाथ की चाय पी रहे हो और अचानक एक रॉकेट आकर आपके घर की छत को उड़ा दे, या एक फौज आकर कहे ये घर अब हमारा है, तुम निकल जाओ। अजीब लग रहा है ना? लेकिन यही हकीकत है उन लोगों के लिए जो गाजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं। यह कहानी है एक ऐसे झगड़े की जिसका हर पन्ना खून से भरा हुआ है, जिसका हर मोड़ तबाही से जुड़ा है, और जहां हर नस्ल सिर्फ एक ही चीज देख रही है, जंग। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं इरफान फैक्ट। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां पॉलिटिक्स, धर्म और इंसानियत तीनों टकराते हैं। यह कहानी है इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन जैसा आपने कभी नहीं सुना। सब कुछ शुरू होता है 19वीं सदी के अंत में, जब यूरोप में यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। तब ये लोग अपने लिए एक अलग देश चाहते थे, जहां सिर्फ उनका हुकूम हो, उनका एक अलग देश हो, और उन्होंने चुना फिलिस्तीन। लेकिन फिलिस्तीन उस वक्त खाली नहीं था। यहां अरब मुस्लिम रहते थे, उनके खेत, घर, मस्जिद सब कुछ था। उनके लिए यह उनका वतन था, लेकिन यहूदियों के लिए यह उनका वादा किया हुआ देश था। 1917 में ब्रिटिश ने एक गेम खेला। इसका नाम था बैलफोर डिक्लेरेशन। उन्होंने यहूदियों से कहा, हम तुम्हें फिलिस्तीन में एक होमलैंड देंगे, और अरबों से कहा, तुम्हें आजादी मिलेगी। मतलब एक जमीन, दो वादे। और जहां दो वादे दिए जाते हैं वहां तोड़ने वाले भी आते हैं। फिर 1948 में इजराइल बन गया। जब ब्रिटिश चले गए, यहूदियों ने तुरंत अपना देश घोषित कर दिया। अगले ही दिन 5 अरब देश, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान इजराइल पर टूट पड़े। लेकिन इजराइल सिर्फ बचा ही नहीं, जीत भी गया। और इस जीत के बाद 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने घरों से भगाया गया। उनका कहना था, यह हमारी जमीन है। लेकिन उनके पास न सेना थी, न मदद, सिर्फ आंसू और बर्बादी। फिलिस्तीनियों के लिए यह था नकबा, यानी द कैटास्ट्रोफी। अब आती है सबसे मुश्किल बात। 1948 के बाद फिलिस्तीन का नाम तो बचा, लेकिन उसका वजूद खत्म होने लगा। वेस्ट बैंक चला गया जॉर्डन के पास, और गाजा चला गया इजिप्ट के पास। इजराइल ने धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज बढ़ानी शुरू की। हर जंग के बाद ज्यादा जमीन, ज्यादा कब्जा। और फिर 1967 आया, एक और जंग जिसमें इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम तक ले लिया। इजराइल अब फिलिस्तीन के अंदर घुस गया था और कह रहा था, यह सब हमारा है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने अपनी बस्तियां बनानी शुरू की। हर कॉलोनी के साथ एक नया चेक पोस्ट, एक नई दीवार, एक नया अपमान। फिलिस्तीनियों को अपने ही घर जाने के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। अपने ही शहर में घुसने के लिए पूरे दिन लाइन में लगना पड़ता है। सोचो, तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे ही घर के बाहर कोई और गार्ड खड़ा हो और बोले, पहचान पत्र दिखाओ। गाजा, जो पहले इजिप्ट के पास था, अब इजराइल के ब्लॉकेड में था। यहां के लोगों में था गुस्सा, और गुस्सा बन गया हमास। 2006 में हमास ने गाजा का कंट्रोल ले लिया। इजराइल ने उसे टेररिस्ट कहा, और फिर शुरू हुई रॉकेट और एयर स्ट्राइक की वो जंग जो हर 6 महीने, हर साल दोहराई जाती है। हमास रॉकेट बरसाता है, इजराइल अपने आयरन डोम से रोकता है, फिर जवाब में एयर स्ट्राइक करता है। इमारतें गिरती हैं, स्कूल बर्बाद होते हैं, अस्पताल खून से भर जाते हैं। मगर नुकसान सिर्फ गाजा का नहीं होता। इजराइल के शहरों में भी लोग मरते हैं, डर के साए में जीते हैं। और दुनिया सिर्फ वो देखती है। कभी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है, तो कभी संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन के लिए प्रस्ताव पास करता है। लेकिन असली फैसला कभी होता ही नहीं। यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, यह असलियत और हक का झगड़ा है। एक तरफ एक ऐसा देश है जो हर हमले के बाद और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसी कौम है जिसका वजूद सिर्फ यादों में बचा है। पर सवाल यह है, अमन कब आएगा? क्या कभी एक फिलिस्तीनी बच्चा बिना ड्रोन की आवाजों के सो सकेगा? क्या एक फिलिस्तीनी मां अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले दुआ करना छोड़ पाएगी? शायद कभी नहीं। जब तक दुनिया की पॉलिटिक्स इंसानियत से बड़ी रहेगी, तब तक गाजा में खून बहता रहेगा, यरूशलेम में आंसू गिरते रहेंगे, और हर मासूम बच्चा एक ही सवाल लेकर बड़ा होता रहेगा, मेरा क्या कसूर था?
मैं हूं इरफान और ये थी कहानी एक जमीन की जो अब सिर्फ एक कब्रिस्तान बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच आप तक बिना फिल्टर के पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस सच को शेयर करें, क्योंकि हक सिर्फ बोलने से नहीं सुनाने से भी बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।